नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के क्रम में सामान्य हिंदी में सभी परीक्षा भर्ती के लिए जो परीक्षोपयोगी विशिष्ट तथ्य हैं, उसमें वर्ण विचार के अंतर्गत जो तथ्य हम लोग लेकर चले हैं, उसमें पहला आगत स्वर कहलाता है। तो आगत स्वर जो है, ये आगत स्वर है क्या कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त करने पर ओ के समानार्थी अंग्रेजी का जो हमारा वर्ण है ओ के समानार्थी हम हिंदी में जो ध्वनि का प्रयोग करते हैं अ का, यही आ क्या है, ये आगत स्वर कहलाता है। जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं टॉफी, टॉफी की बात करते हैं तो यहाँ आगत स्वर अ की मात्रा लगती है। शॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर आ की लगती है। डॉक्टर लिखते हैं, हॉस्पिटल लिखते हैं, तो ये सब उदाहरण हमारे मात्रा जो लगती है वो आगत स्वर के अंतर्गत। ये व्यवहार में है किंतु सिद्धांत में इसका उल्लेख हम नहीं करते। अगला बिंदु, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्णों की संख्या। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण हिंदी भाषा में 43 हैं। वहीं हिंदी में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या 52 है। और ये 52 वर्ण हैं कौन? इसमें हमारा स्वर 11 है, जिसमें आ से लेकर औ तक का 11 स्वर। वहीं अयोगवाह 2 आते हैं। 52 वर्ण का विभाजन कर रहे हैं, अयोगवाह 2 हैं, जिसमें एक हमारा अनुस्वार है जिसे हम अंग, और एक विसर्ग है, विसर्ग जिसे अह। तो ये 2 ध्वनियां हमारी आती हैं किसमें? अयोगवाह में। और इसी के साथ मूल व्यंजन की बात हम करते हैं, किसकी? हम बात करते हैं मूल व्यंजन की। तो मूल व्यंजन में कुल संख्या हमारी है 33। इनमें जो विभाजन किया गया उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की। तो स्पर्शी व्यंजन में संख्या 25, और इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद अंतस्थ 4 हैं, अंतस्थ 4, और ऊष्मीय व्यंजन ये हमारे 4। तो इस तरह ये 25, 4 और 4 मिलके ये हमारे 33 बनते हैं। इसके बाद 4 हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं। 4 कौन से होते हैं? 4 संयुक्ताक्षर हैं। और 2 द्विगुण व्यंजन, इसे उश्रिप व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत 2 कौन कौन से? टा वर्ग का डा, और ढा जो है इसके नीचे बिंदी लगाते हैं, जैसे लड़का या पढ़ना। ये हमारे 2। इस तरह 52 हिंदी में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या है। ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हमारा है आ, ई, उ और री। यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर किनके मेल से बनते हैं? संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जो 2 विजातीय, जो किससे मिलते हैं? 2 विजातीय या असवर्णी वर्ण स्वरों के मेल से बनते हैं। असवर्णी स्वरों के मेल से, असवर्णी स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनते हैं। अब इनमें 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं। वो 4 संयुक्त स्वर कौन से हैं? अ और ई के योग से ए बनता है, आ और ई के योग से ए बनता है। वहीं आ और उ के योग से ओ बनता है, और आ तथा ए के योग से अय बनता है, और आ तथा ओ के योग से औ बनता है। ये 4 हमारे संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर 4 हैं। और वो 4 संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ये 4, और ये किससे बनते हैं? 2 किन्हीं विजातीय या असवर्णी स्वरों के मेल से बनते हैं।
हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां हैं। हिंदी में अयोगवाह में दो ध्वनियां आती हैं। एक हमारा आता है अनुस्वार, जो अंग ये अनुस्वार है, और दूसरा हमारा आता है कौन सा? विसर्ग। दूसरा आता है विसर्ग, और ये अ। अब अनुस्वार की ध्वनि है, तो अनुस्वार की ध्वनि अभी अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, अनुस्वार की ध्वनि अंग है, और विसर्ग की ध्वनि कौन है? विसर्ग की ध्वनि अह है। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर हम किसे कहते हैं? तो एक मात्रिक स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, कि जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर जिसे हम कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय, जिनके उच्चारण में कम समय, या हम ये कह दें कि एक मात्रा कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसमें तीन स्वर हमारे आते हैं, अ, इ और उ। ये हमारे एक मात्रिक स्वर हैं। द्विमात्रिक स्वर, जो द्विमात्रिक स्वर हैं, इन्हीं को हम ये दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर या इन्हीं को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? कि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय, और ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में एक मात्रा का स्वर लगता है, और इसमें हम कह सकते हैं या जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ये उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, वो द्विमात्रिक स्वर कहे जाते हैं, वो कहलाते हैं। अब द्विमात्रिक स्वर की बात हम करते हैं, तो इसमें हमारा जो स्वर आता है वह आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और यहाँ द्विमात्रिक में वो भी आता है जिसे हम आप आगत स्वर कहते हैं। अभी आगत स्वर की बात की, तो यह भी हमारा द्विमात्रिक के अंतर्गत आता है, इसी को हम आगत स्वर भी कहते हैं। तो ये हमारे द्विमात्रिक स्वर होते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि बहुमात्रिक स्वर, मात्राओं के आधार पर जब हम स्वरों का विभाजन करते हैं, तो बहुमात्रिक स्वर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्लुत स्वर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बहुमात्रिक स्वर को प्लुत स्वर भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे बहुमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और प्लुत या दीर्घमात्रिक स्वर का जो उपयोग होता है, वह किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में प्रयोग होता है। पुकारने या नाटक के संवादों में प्रयोग होता है। संवादों में प्रयोग किसका? प्लुत या दीर्घ बहुमात्रिक स्वर की बात हम करते हैं। जैसे अगर हम इसका एक उदाहरण लें, कि जैसे इसका हम बुलाते हैं राम, यानी मात्रा अधिक समय खींचते हैं, तो इसको लिखते इस तरह से हैं राम। ये उदाहरण जो ये अधिक समय लिया,
यही क्या है, यह बहुमात्रिक या प्लुत स्वर होता है। तो साथियों, आज के खंड में इतना ही। फिर अभी वर्ण विचार पर ही हम कई तथ्यों को लेकर चलेंगे, कई दिनों तक हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ हम गणित की भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। और अगली वीडियो तक आने के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।